नमस्कार और स्वागत है आपका इन्वेस्ट IQ में, जहां हम खोजते हैं छुपे हुए सच, इतिहास की गहराइयां, विज्ञान की अनकही बातें और वो राज जो दुनिया की सोच को बदल सकते हैं। अगर आप भी ऐसी जानकारियों को समझना चाहते हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आइए एक और रहस्यमय सफर पर निकलते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमरता सिर्फ एक कल्पना है या कुछ हद तक हकीकत भी? आपके आसपास की दुनिया में ऐसे जीव मौजूद हैं जो वास्तविक रूप से कभी बूढ़े नहीं होते, कभी मरते नहीं, और ये कोई पौराणिक कथा नहीं बल्कि विज्ञान से साबित हो चुकी सच्चाई है। जैसे जैसे विज्ञान तरक्की कर रहा है, इंसानों के लिए भी बुढ़ापा रोकने और अमरता की दिशा में कदम बढ़ रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऐसे कौन कौन से जीव हैं जो बायोलॉजिकल अमरता पा चुके हैं, उनके शरीर में ऐसा क्या खास है जो उन्हें हमेशा जिंदा रखता है, और क्या इंसान भी भविष्य में अमरता का रहस्य जान पाएगा। यह कहानी है प्रकृति की सबसे बड़ी शक्ति की और इंसानी जिज्ञासा की, जो मौत को मात देने की कोशिश कर रही है। जब भी हम जीवन की बात करते हैं तो उसके दो सबसे अटल पहलुओं में से एक है जन्म और दूसरा है मृत्यु। यह सत्य हर किसी के जीवन का हिस्सा होता है। जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यही नियम हमने अपनी आंखों से देखा है, अपने आसपास महसूस किया है, और सदियों से यही सिखाया भी गया है कि इंसान फानी है। लेकिन अब जरा सोचिए, अगर यही नियम हर जीव पर लागू नहीं होता हो, अगर कुछ ऐसे जीव भी इस धरती पर मौजूद हों जो कभी बूढ़े नहीं होते, जिनकी कोशिकाएं कभी मरती नहीं, और जो शारीरिक रूप से कभी नहीं टूटते। क्या ये सुनकर आपको कोई साइंस फिक्शन मूवी की कहानी लगती है? पर सच्चाई यही है, विज्ञान आज यह साबित कर चुका है कि इस धरती पर कुछ ऐसे जीव वास्तव में मौजूद हैं जो बायोलॉजिकली इमॉर्टल माने जाते हैं। यानी ऐसे जीव जो उम्र से परे हैं, जिनके शरीर में समय का प्रभाव नहीं होता। वे न तो बुजुर्ग होते हैं, न ही उनकी कोशिकाएं हमेशा के लिए नष्ट होती हैं। और ये कोई रहस्यमय या पौराणिक प्राणी नहीं हैं, बल्कि साधारण से दिखने वाले जलजीव हैं, जिन्हें आप अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन इनकी क्षमताएं इंसान की समझ से कहीं आगे हैं। अब सवाल उठता है, क्या इंसान भी कभी अमर हो सकता है? क्या ये कल्पना एक दिन सच्चाई बन सकती है? वैज्ञानिकों की आज की खोजें इसी ओर इशारा कर रही हैं। दुनिया भर में बायोलॉजिस्ट, जेनेटिसिस्ट और एजिंग एक्सपर्ट्स यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि उम्र कैसे बढ़ती है, कोशिकाएं क्यों मरती हैं, और क्या इस प्रक्रिया को रोका जा सकता है। विज्ञान में एक शब्द है टेलोमियर्स, टेलोमियर्स, जो हमारे DNA के छोरों पर होते हैं। हर बार जब हमारी कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो ये टेलोमियर्स थोड़े थोड़े छोटे होते जाते हैं। जब ये पूरी तरह खत्म हो जाते हैं तब कोशिकाएं मरने लगती हैं और इंसान बूढ़ा होने लगता है। लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें ये टेलोमियर्स कभी खत्म ही नहीं होते। उनके शरीर ने एक ऐसा सिस्टम विकसित कर लिया है जिससे वे हमेशा नई कोशिकाएं बनाते रहते हैं, बिना थके, बिना बूढ़े हुए। यही है बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी, यानी जैविक अमरता। अब सोचिए, अगर हम इन जीवों के रहस्य को समझ लें, उनकी जैविक संरचना को डिकोड कर लें, तो क्या इंसान भी उस तकनीक को अपनाकर खुद को बूढ़ा होने से रोक सकता है? क्या भविष्य में हम ऐसी दवाएं बना पाएंगे जो उम्र को थाम सकें, जो शरीर को हमेशा जवान बनाए रखें? क्या अमरता सिर्फ एक धार्मिक धारणा नहीं, बल्कि विज्ञान द्वारा प्राप्त की जा सकने वाली एक अवस्था है? इन सवालों का जवाब हमें आगे मिल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें पहले उन जीवों की कहानी जाननी होगी जो आज भी इस धरती पर मौजूद हैं और जो सचमुच कभी नहीं मरते। यह वीडियो एक ऐसी ही यात्रा है
जहां हम प्रकृति की सबसे बड़ी ताकत को समझने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या इंसान भी कभी इस अमरता को छू सकता है। जब हम अमर जीवों की बात करते हैं तो ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये कोई पौराणिक कल्पना होगी या फिर धार्मिक ग्रंथों की कोई गाथा। लेकिन आज का विज्ञान ऐसे कई उदाहरण हमारे सामने रख चुका है जहां जीव विज्ञान के नियमों को इन छोटे छोटे जीवों ने चुनौती दी है। सबसे चौंकाने वाला नाम है टेरेटॉप्सिस दोहर्नी, जिसे वैज्ञानिक दुनिया में इमॉर्टल जेलीफिश कहा जाता है। ये समुद्र में पाई जाने वाली एक साधारण दिखने वाली जेलीफिश है, लेकिन इसकी क्षमता किसी चमत्कार से कम नहीं। जब यह घायल हो जाती है या जब इसे लगता है कि अब जीवित रहना संभव नहीं, तो यह अपने जीवन चक्र को पूरी तरह से उलट देती है और वापस अपने सबसे शुरुआती अवस्था यानी पॉलिप स्टेज में लौट जाती है। यह प्रक्रिया बार बार दोहराई जा सकती है, जिससे यह जेलीफिश तकनीकी रूप से कभी बूढ़ी नहीं होती और कभी स्वाभाविक रूप से मरती नहीं। यह कोई कल्पना नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध एक जीव का जीवन है जो बायोलॉजिकल इमॉर्टैलिटी का जीता जागता उदाहरण है। इसी तरह हाइड्रा नाम का एक छोटा सा जलजीव भी है, जिसकी कोशिकाएं लगातार खुद को रिजेनरेट करती रहती हैं और कभी भी उम्र का असर नहीं झेलती। इनके शरीर में विशेष प्रकार की स्टेम सेल्स पाई जाती हैं जो बार बार खुद को नई और स्वस्थ कोशिकाओं में बदल सकती हैं, जिससे हाइड्रा कभी बूढ़ा नहीं होता और तब तक जीवित रह सकता है जब तक उसे बाहरी रूप से मारा न जाए। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन जीवों में ऐसी क्या विशेषता है जो इन्हें अमर बनाती है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि इन जीवों में डीएनए रिपेयर मैकेनिज्म्स अत्यंत प्रभावशाली होते हैं। उनकी कोशिकाएं न केवल खुद को नुकसान से बचाती हैं, बल्कि किसी भी क्षति को तुरंत सुधारने में भी सक्षम होती हैं। इसके अलावा इनके टेलोमियर्स, जो कि डीएनए के छोरों पर स्थित होते हैं और उम्र बढ़ने का मुख्य कारण माने जाते हैं, वे लगातार रिपेयर होते रहते हैं या यूं कहें कि समाप्त ही नहीं होते। यही कारण है कि उनकी कोशिकाएं कभी बुढ़ाती नहीं और इस वजह से वे जीव भी काल के प्रभाव से अछूते रहते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इतने छोटे और सरल जीव अमरता जैसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या इंसान भी किसी दिन इस रहस्य को जानकर अपने जीवन को लंबा, स्वस्थ और संभवतः अमर बना पाएगा? क्या हमें इन जीवों की संरचना से सीखकर ऐसी दवाएं, थेरेपीज और बायो इंजीनियरिंग तकनीकें मिल सकती हैं जो मानव शरीर को भी उसी दिशा में ले जा सकें? आज दुनिया के कई रिसर्च लैब्स, बायोटेक कंपनियां और लॉन्जेविटी स्टार्टअप्स इसी दिशा में काम कर रहे हैं, क्योंकि इंसान की सबसे पुरानी और गहरी इच्छा यही रही है कि वह मृत्यु को मात दे और अमरता को छू सके। लेकिन सवाल अभी भी खड़ा है, क्या हम वाकई उस कगार तक पहुंच चुके हैं जहां अमरता अब सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक लक्ष्य बन चुका है? जब हम इंसानों की बात करते हैं तो अमरता का विचार कोई नया नहीं है। इतिहास के पन्नों में हजारों वर्षों से यह सवाल दर्ज है, क्या इंसान कभी मृत्यु से बच सकता है? क्या शरीर को हमेशा के लिए जीवित रखा जा सकता है? प्राचीन मिस्र के फिरौन से लेकर चीन के सम्राटों तक सबने अमरता की तलाश में जीवन का अधिकांश हिस्सा दवाओं, योगों और रहस्यमयी क्रियाओं में खर्च कर दिया। भारत में अमरता को अध्यात्म और योग के माध्यम से समझा गया, जहां ऋषि मुनियों की तपस्या को जीवन की सीमा से परे माना गया। लेकिन आज का विज्ञान इस कल्पना को प्रयोगशाला में लाकर तथ्यों और तकनीक से जोड़ने की कोशिश कर रहा है। दुनिया भर में वैज्ञानिक कोशिकाओं की उम्र बढ़ने, डीएनए के डैमेज और जैविक क्षरण को समझने में लगे हुए हैं। उन्होंने पाया है कि इंसानी शरीर की उम्र मुख्य रूप से 3 स्तरों पर बढ़ती है: कोशिकाओं की उम्र, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस और जीन के अंदर मौजूद टेलोमियर्स का छोटा होना। वैज्ञानिकों का मानना है कि अगर इन तीनों स्तरों पर नियंत्रण पाया जा सके तो उम्र को थामा जा सकता है।
और इसीलिए आज लॉन्जेविटी साइंस एक नई दिशा बन चुकी है, जहां न केवल बुढ़ापे को रोका जा रहा है बल्कि कोशिकाओं को फिर से जवान किया जा रहा है। कुछ प्रयोगों में तो चूहों की उम्र को 30 से 40% तक बढ़ा दिया गया है और वैज्ञानिक दावा करते हैं कि इंसानों पर भी यह तकनीक काम कर सकती है। इसी दिशा में काम कर रही है एक क्रांतिकारी अवधारणा जिसे कहा जाता है सेल्यूलर रिप्रोग्रामिंग। यह तकनीक कोशिकाओं को उस अवस्था में वापस ले जाती है जब वे नई और ताज़ा थीं, यानी प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल स्टेट में। इसका मतलब यह है कि आप एक बूढ़ी होती कोशिका को फिर से जवान बना सकते हैं। जापानी वैज्ञानिक शिन्या यामानाका ने इस तकनीक पर काम करके नोबेल पुरस्कार तक जीता और आज यही तकनीक इंसानी अमरता के विज्ञान की नींव बन चुकी है। इसके अलावा दुनिया की कुछ प्रमुख बायोटेक कंपनियां जैसे कैलिको, जिसे गूगल का समर्थन प्राप्त है, एल्टोस लैब्स और लाइफ बायोसाइंसेज इसी दिशा में अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। इनका एक ही उद्देश्य है एजिंग को समझना, उसे धीमा करना और यदि संभव हो तो उसे उलट देना। अमीर टेक अरबपति जैसे जेफ बेजोस और पीटर थील तक इन कंपनियों में निवेश कर चुके हैं क्योंकि उनका मानना है कि अगली महान खोज डेथ क्योर होगी। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा नैतिक सवाल भी खड़ा होता है, क्या इंसान को अमर होना चाहिए? क्या अमरता के पीछे भागने से हम प्रकृति के नियमों से खिलवाड़ कर रहे हैं? क्या इससे सामाजिक असमानता और ज्यादा नहीं बढ़ेगी, जहां सिर्फ अमीर लोग ही अमरता खरीद सकें? इन सवालों के जवाब अभी अधूरे हैं, लेकिन विज्ञान बिना रुके आगे बढ़ रहा है और इस रफ्तार को देखकर लगता है कि जो पहले सिर्फ कल्पना था वह अब प्रयोगशालाओं की दीवारों के भीतर एक हकीकत बनने को तैयार है। इंसान के अमर होने का ख्वाब सिर्फ एक वैज्ञानिक रिसर्च नहीं रह गया है, बल्कि अब ये एक ग्लोबल बिजनेस बन चुका है। आज के दौर में जब तकनीक हर दिन बदल रही है, तब अमरता भी एक ऐसे बाजार में बदल गई है जहां अरबों डॉलर का निवेश हो रहा है। इसे अब लॉन्जेविटी इकोनॉमी कहा जाता है, यानी एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो बुढ़ापे को रोकने, उम्र बढ़ाने और जीवन को स्वस्थ रखने पर केंद्रित है। अमेरिका, जापान, जर्मनी और चीन जैसे देशों में अब ऐसे स्टार्टअप्स उभर रहे हैं जो वादा करते हैं कि वे न सिर्फ आपकी उम्र धीमी करेंगे बल्कि आपके शरीर को फिर से जवान बना देंगे। इन कंपनियों में कार्यरत वैज्ञानिक रोजाना ऐसे प्रोटीन, जीन और बायोलॉजिकल ट्रिक्स पर काम कर रहे हैं जो कोशिकाओं को दोबारा रीसेट कर सकें, शरीर में मौजूद क्षतिग्रस्त टिश्यूज को ठीक कर सकें और यहां तक कि मस्तिष्क की मेमोरी को लंबे समय तक बरकरार रख सकें। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे क्षेत्र में सबसे ज्यादा रुचि ले रहे हैं वे लोग जिनके पास पहले से ही दुनिया की दौलत है, जैसे अमेजन के संस्थापक जेफ बेजोस, पेपैल के संस्थापक पीटर थील और गूगल के पीछे खड़ी कंपनी अल्फाबेट, जिनका अपना लॉन्जेविटी प्रोजेक्ट है, कैलिको। इन सभी का मानना है कि अगर टेक्नोलॉजी से सब कुछ संभव है तो फिर उम्र क्यों नहीं रोकी जा सकती। एल्टोस लैब्स जैसी कंपनियां तो यहां तक दावा करती हैं कि वे इंसानी कोशिकाओं को इतने गहरे स्तर पर रीप्रोग्राम कर रही हैं कि शरीर का हर अंग भविष्य में कभी भी रिपेयर हो सकेगा। यानी आपके जिगर, फेफड़े, दिल, यहां तक कि दिमाग को भी बायोलॉजिकली फिर से नया बनाया जा सकेगा। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हम इंसानी बॉडी को एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं जिसे हर बार अपग्रेड किया जा सके, जैसे एक मोबाइल सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाता है। कुछ वैज्ञानिक तो इस बात पर काम कर रहे हैं कि हमारे शरीर में ऐसी नैनो मशीनें डाली जाएं जो समय समय पर खराब होती कोशिकाओं को सुधारती रहें। यह विचार अभी पूरी तरह व्यवहारिक नहीं है, लेकिन इसके शुरुआती प्रयोग चूहों और बंदरों पर किए जा चुके हैं और शुरुआती नतीजे बहुत ही आशाजनक हैं।
इसके अलावा दवा कंपनियां और हेल्थ ब्रांड अब ऐसे सप्लीमेंट्स बना रहे हैं जो शरीर में एनर्जी को बढ़ाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को मजबूत करते हैं और उम्र की गति को धीमा कर देते हैं। आपने शायद NMN, नाइकोटिनामाइड मोनोन्यूक्लियोटाइड, रेस्वराट्रोल या स्पर्मिडाइन जैसे शब्द सुने होंगे। ये सभी अब एंटी एजिंग सप्लीमेंट्स के नाम पर बेचे जा रहे हैं और लोग लाखों रुपए खर्च कर इन्हें खरीद भी रहे हैं। इस पूरी इंडस्ट्री का अनुमानित मूल्य 2030 तक लगभग $600 बिलियन होने का अनुमान है और इसमें हर साल दोगुनी गति से वृद्धि हो रही है। अब यहाँ एक और गहरी बात सोचने लायक है, जब अमरता की यह दौड़ इस स्तर तक पहुंच गई है, तब क्या यह सिर्फ विज्ञान तक सीमित है या फिर यह एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत है? क्या भविष्य में इंसान सिर्फ अमीर या गरीब नहीं, बल्कि मृत्युशील और अमर के रूप में भी बांट दिए जाएंगे? ये सवाल सिर्फ भविष्य के नहीं, बल्कि आज के समय में भी हमारे सामने खड़े हैं। क्योंकि अगर अमरता एक सेवा है, तो क्या यह सबके लिए होगी या सिर्फ उनके लिए जो इसे खरीद सकते हैं? जैसे जैसे विज्ञान और तकनीक साथ आकर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे इंसान की अमरता की खोज भी एक नए दौर में प्रवेश कर चुकी है। अब सिर्फ सप्लीमेंट्स, सेल रिप्रोग्रामिंग या उम्र को धीमा करने की बात नहीं रही, बल्कि अगली क्रांति जेनेटिक एडिटिंग और कृत्रिम बुद्धिमत्ता के मेल से होने वाली है। कल्पना कीजिए कि आप अपनी उम्र के 60वें साल में हैं, लेकिन आपके शरीर की कोशिकाएं 30 साल के युवा की तरह व्यवहार कर रही हैं। न केवल आपके अंगों की क्षमता बनी रहती है, बल्कि आपकी त्वचा, बाल, हड्डियां, यहाँ तक कि याददाश्त भी उतनी ही तेज रहती है। यह सब अब केवल कल्पना नहीं रहा, बल्कि क्रिस्पर जैसी जीन एडिटिंग तकनीकों की बदौलत यह भविष्य में संभव होता जा रहा है। क्रिस्पर तकनीक एक प्रकार की जेनेटिक कैंची की तरह है, जिससे वैज्ञानिक किसी भी DNA अनुक्रम को काट सकते हैं, जोड़ सकते हैं या बदल सकते हैं। इसका अर्थ है कि अगर हमें किसी जीन के कारण कोई बीमारी होती है या बुढ़ापा जल्दी आता है, तो हम उस जीन को ही बदल सकते हैं। अमेरिका और चीन में इस तकनीक पर कई सफल प्रयोग हो चुके हैं और अब इंसान के शरीर में मौजूद एजिंग जीन को समझकर उसे निष्क्रिय करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन क्रिस्पर अकेला नहीं है, इसमें अब शामिल हो चुकी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI। दुनिया की कुछ सबसे अग्रणी लैब्स अब ऐसे AI एल्गोरिदम्स तैयार कर रही हैं जो पूरे मानव जीनोम को स्कैन करके यह अनुमान लगा सकते हैं कि कौन से जीन शरीर को बूढ़ा करते हैं, कौन से सेल्स में क्षति आती है और कैसे उन पर इलाज किया जा सकता है। AI अब न केवल यह पता लगाता है कि कौन बीमार होगा, बल्कि यह भी बताता है कि कब और क्यों होगा, यानी बीमारी के पहले लक्षण से पहले ही इलाज की दिशा तय कर दी जाती है। यह पूरी प्रक्रिया प्रिडिक्टिव मेडिसिन कहलाती है और इसके द्वारा भविष्य में हम किसी भी गंभीर रोग या उम्रजनित समस्या से पहले ही निपटने में सक्षम हो सकते हैं। ये तकनीकें इंसानी जीवन को सिर्फ लंबा नहीं करेंगी, बल्कि पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देंगी। आगे चलकर यह भी संभव होगा कि आपकी जेनेटिक प्रोफाइल को देखकर यह तय किया जाए कि आपके लिए कौन सा आहार सबसे उपयुक्त है, कौन सी दवा सबसे असरदार होगी और कब आपको ब्रेन रीबूट या ऑर्गन रीजेनरेशन की जरूरत पड़ेगी। अब सोचिए, जब इंसान अपने ही शरीर को एक मशीन की तरह समझने और अपग्रेड करने लगे, तो क्या वो वाकई में इंसान रह जाता है? क्या तब हमारी पहचान शरीर से होगी या हमारी डिजिटल हेल्थ फाइल से? और क्या अमरता का मतलब सिर्फ शरीर का जीवित रहना है या फिर हमारी चेतना का निरंतर सक्रिय रहना? यही वजह है कि अब एक नया विचार भी उभर रहा है, डिजिटल अमरता, यानी इंसान की चेतना को कंप्यूटर में ट्रांसफर कर देना, जहां वो हमेशा के लिए डेटा के रूप में जिंदा रह सके।
इस विचार पर गूगल की कंपनी डीप माइंड और एलोन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक जैसी संस्थाएं काम कर रही हैं, जो मानती हैं कि यदि मस्तिष्क के हर न्यूरॉन और उसकी स्मृति को डिकोड किया जा सके तो उसे डिजिटल फॉर्म में संजोया जा सकता है। यानी भले ही शरीर खत्म हो जाए, लेकिन चेतना, यादें और सोचने की क्षमता अमर बनी रह सकती है। यह एक नया युग है जहां अमरता सिर्फ शरीर की नहीं बल्कि आत्मा की डिजिटल कॉपी बनाने की बात हो रही है। जब हम अमरता की बात करते हैं तो ज्यादातर लोग शरीर की दीर्घायु की कल्पना करते हैं, यानी हमारी त्वचा कम झुर्रियों वाली हो, हड्डियां मजबूत रहें और दिमाग अंतिम सांस तक सक्रिय बना रहे। लेकिन 21वीं सदी की विज्ञान और तकनीक हमें कहीं और ले जा रही है, जहां सिर्फ शरीर नहीं बल्कि आत्मा, स्मृति और सोचने की प्रक्रिया को भी संरक्षित किया जा सकता है। यह विचार अब डिजिटल अमरता के नाम से जाना जा रहा है। कल्पना कीजिए कि आप एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं जो असल में अब जीवित नहीं है, लेकिन उसकी आवाज, सोचने का तरीका, निर्णय लेने की शैली और यहाँ तक कि हंसी मजाक भी वैसा ही है जैसा वो जीवित अवस्था में था। यह अब काल्पनिक नहीं रहा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और न्यूरोसाइंस की मदद से अब इंसानी चेतना को डिजिटल डेटा के रूप में सेव करना संभव होता जा रहा है। शोधकर्ताओं का मानना है कि यदि हम मस्तिष्क के प्रत्येक न्यूरॉन और उसकी फायरिंग पैटर्न्स को रिकॉर्ड कर सकें, तो हम उस इंसान की सोचने की प्रक्रिया को एक मशीन में उतार सकते हैं। और यहीं से जन्म होता है माइंड अपलोडिंग या कॉन्शियसनेस ट्रांसफर का विचार। कई प्रयोगशालाएं इस पर काम कर रही हैं और कुछ ने तो जानवरों पर ऐसे प्रोटोटाइप सिस्टम भी तैयार किए हैं जहां न्यूरल एक्टिविटी को ट्रैक करके उसे डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जा सका। इस दिशा में सबसे आगे है न्यूरालिंक, एलन मस्क की कंपनी, जो मानव मस्तिष्क और मशीन के बीच डायरेक्ट इंटरफेस बनाने पर काम कर रही है। वे ऐसे चिप्स बना रहे हैं जिन्हें सिर में इम्प्लांट किया जा सकता है, जिससे न केवल मस्तिष्क की बीमारियों को समझा जा सके बल्कि उसे मशीन से जोड़ा भी जा सके। अब सोचिए, अगर इंसान का दिमाग एक हार्ड ड्राइव की तरह हो जाए जिसे अपग्रेड या ट्रांसफर किया जा सके, तो क्या वह इंसान अब भी वही व्यक्ति रहेगा? क्या चेतना को डिजिटल रूप में जीना अमरता कहलाएगा? माइक्रोसॉफ्ट और गूगल जैसी कंपनियां भी ऐसे एआई अवतार्स पर काम कर रही हैं जो किसी इंसान की जीवन शैली, बोलने का ढंग, विचार और प्रतिक्रियाओं को सीखकर उसके बाद भी उस व्यक्ति जैसा व्यवहार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी माता पिता की मृत्यु हो जाए और उनकी डिजिटल चेतना सेव हो, तो उनके बच्चे उनसे डिजिटल रूप में बात कर सकते हैं जैसे वे जिंदा हों। यह विज्ञान के साथ साथ भावनात्मक रूप से भी एक बहुत बड़ा बदलाव है, जहां मृत्यु का अर्थ अब अंत नहीं बल्कि एक बदलाव बन सकता है। लेकिन इसी के साथ एक बड़ा नैतिक प्रश्न खड़ा होता है, क्या हम आत्मा को भी एक डेटा पैकेट बना सकते हैं? और अगर हाँ, तो उस डेटा का मालिक कौन होगा? क्या वो चेतना जिसे अपलोड किया गया है, उसके निर्णय, विचार और प्रतिक्रिया भी उसी इंसान के माने जाएंगे, या वो सिर्फ एक एल्गोरिदम का नकल होगा? इस विचार को और भी अधिक गहराई देता है सिमुलेशन हाइपोथेसिस, यानी वो सिद्धांत जो कहता है कि शायद हम अभी भी एक बहुत ही उच्च स्तर की डिजिटल सिमुलेशन में जी रहे हैं, जहां हमारी हर हरकत, हर अनुभव एक कोड के जरिए बन रही है। अगर यह सच है, तो क्या अमरता पहले से ही हमारे कोड में छुपी है? या फिर हम अपनी ही चेतना को एक मशीन में डालकर दूसरी दुनिया की शुरुआत करने जा रहे हैं? डिजिटल अमरता अब केवल विज्ञान की सीमा नहीं रही, बल्कि यह इंसानी अस्तित्व के मूल प्रश्नों को चुनौती दे रही है। मैं कौन हूँ? क्या मेरी चेतना मेरी ही है? और सबसे अहम, क्या मैं हमेशा के लिए जी सकता हूँ?
जब हम अमरता की बात करते हैं तो यह केवल विज्ञान, तकनीक या जैविक संरचना की बात नहीं होती। यह प्रश्न हमारे अस्तित्व, हमारी आत्मा और हमारे समाज के मूल सिद्धांतों से भी जुड़ जाता है। अब तक हमने जाना कि कैसे शरीर को बुढ़ापे से रोका जा सकता है, कैसे कोशिकाओं को फिर से जवान बनाया जा सकता है और यहाँ तक कि चेतना को डिजिटल रूप में संरक्षित भी किया जा सकता है। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है, क्या इंसान को वाकई अमर होना चाहिए? क्या अमरता की दौड़ में हम उस प्राकृतिक चक्र को तोड़ नहीं रहे जो लाखों वर्षों से जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए हुए है? धर्मों में मृत्यु को केवल एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत माना गया है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद आत्मा पुनर्जन्म लेती है, बौद्ध धर्म में निर्वाण का मार्ग बताया गया है, ईसाई धर्म में स्वर्ग और नर्क की अवधारणा है और इस्लाम में आखिरत का विचार है। इन सभी में मृत्यु एक परिवर्तन है, एक द्वार है जो किसी नई अवस्था की ओर ले जाता है। लेकिन यदि हम उस द्वार को बंद कर दें, तो क्या हम प्रकृति की मूल व्यवस्था के साथ छेड़छाड़ नहीं कर रहे? अमरता की इस खोज में सबसे बड़ा नैतिक प्रश्न यह है कि क्या अमरता सबके लिए उपलब्ध होगी, या सिर्फ उन लोगों के लिए जो अमीर हैं, जिनके पास तकनीक और संसाधनों तक पहुंच है। सोचिए, जब कोई अरबपति अपनी उम्र को 100 साल से भी आगे बढ़ा पाएगा, लेकिन एक सामान्य व्यक्ति 50 साल की उम्र में किसी बीमारी से मर जाएगा, तो क्या समाज में असमानता का एक नया और कहीं ज्यादा खतरनाक रूप जन्म नहीं लेगा? अमरता तब एक सुविधा नहीं, बल्कि एक शक्ति बन जाएगी और जो इसे हासिल करेगा वही नियम बनाएगा। इसके अलावा जब कोई इंसान सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहेगा, तो समाज, परिवार और रिश्तों की अवधारणाएं भी बदल जाएंगी। क्या तब विवाह जीवन भर का वादा रह पाएगा? क्या तब माता पिता और बच्चों के बीच का रिश्ता वही भावनात्मक गहराई रख पाएगा जब उम्र की सीमाएं ही समाप्त हो जाएंगी? इतिहास में हर बार जब इंसान ने प्रकृति की सीमा को चुनौती दी है, तो उसने प्रगति के साथ साथ संकट भी बुलाया है। परमाणु ऊर्जा ने बिजली दी, लेकिन युद्ध भी लाए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सुविधा दी, लेकिन रोजगार भी छीने। अब अमरता विज्ञान का अगला शक्तिशाली उपकरण बनता जा रहा है, लेकिन इसके परिणाम सिर्फ वैज्ञानिक नहीं होंगे, बल्कि सामाजिक, नैतिक और आध्यात्मिक भी होंगे। क्या होगा अगर कोई अमर व्यक्ति सत्ता में आकर वर्षों तक शासन करता रहे? क्या होगा अगर अमरता की तकनीक एक गलत व्यक्ति के हाथ में चली जाए? क्या इंसान का मनोविज्ञान इस नई अवस्था को संभाल पाएगा, जहां मृत्यु नाम की कोई चीज ही नहीं बचेगी? और अंत में, अगर मृत्यु नहीं है, तो जीवन का मूल्य क्या रह जाएगा? जब हमें पता हो कि हमारा समय सीमित है, तभी हम जीवन के हर पल को महत्व देते हैं। लेकिन यदि समय अनंत हो जाए, तो क्या भावना, प्रेम, दुख और प्रेरणा का वही अर्थ रह जाएगा? अमरता का विज्ञान जितना रोमांचक है, उतना ही भयावह भी। और इसीलिए यह जरूरी है कि हम सिर्फ इस पर तकनीकी दृष्टि से नहीं, बल्कि मानवीय, नैतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी विचार करें। क्योंकि अगर विज्ञान आत्मा से टकराएगा, तो नतीजा सिर्फ अमरता नहीं, बल्कि इंसानियत की परिभाषा का पुनर्निर्माण होगा। जब हम अमरता की संभावनाओं पर बात करते हैं, तो एक और बहुत बड़ा सवाल उभर कर सामने आता है। अगर इंसान वाकई अमर हो गया, तो क्या वह अब भी इंसान रहेगा? क्योंकि इंसान होने की परिभाषा ही इस सीमित समय से जुड़ी है। हम जानते हैं कि हमारा जीवन समाप्त होगा, और इसी सीमितता में हम अपने रिश्तों, सपनों, संघर्षों और उपलब्धियों को अर्थ देते हैं। अगर मृत्यु नाम की चीज ही न रहे, तो जीवन की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी, अनुभवों का वजन हल्का हो जाएगा और शायद भावनाएं भी कृत्रिम सी लगने लगेंगी। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की, जहां कोई भी व्यक्ति कभी मरता नहीं, बस अपने शरीर या चेतना को बार बार अपग्रेड करता रहता है। क्या तब दर्द, प्रेम, हानि या समर्पण जैसी भावनाएं उस स्तर पर महसूस की जा सकेंगी जिस गहराई से आज हम करते हैं?
अगर हमें पता हो कि हमारा कोई अपना कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाएगा, तो क्या हम उसे उसी शिद्दत से चाहेंगे जैसे आज करते हैं? अमरता जितनी आकर्षक है, उतनी ही संवेदनाओं को धीमा करने वाली भी हो सकती है। इस कल्पना में एक और गंभीर चुनौती यह है कि यदि सभी लोग अमर हो जाएं, तो जनसंख्या, संसाधन और पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? एक पृथ्वी पर सीमित संसाधनों के साथ अनंत जीवन वाले लोग, यह विरोधाभास एक नए तरह के संकट को जन्म देगा। तभी कुछ वैज्ञानिक यह भी प्रस्ताव कर रहे हैं कि अमरता का मतलब शरीर की स्थायी मौजूदगी नहीं, बल्कि चेतना को डिजिटल स्पेस में ट्रांसफर कर देना होना चाहिए, ताकि इंसान बिना संसाधन खपत के भी मौजूद रह सके। लेकिन तब सवाल ये उठता है, क्या एक डिजिटल चेतना जो बिना शरीर के केवल क्लाउड में मौजूद हो, वह वास्तव में मैं कहलाएगी? क्या वह आत्मा होगी या केवल मेरा एक डिजिटल प्रतिबिंब? और अगर ऐसा लाखों लोगों के साथ हुआ, तो क्या इंसानियत का भाव धीरे धीरे मशीनों और एल्गोरिथम्स में घुलता चला जाएगा? क्या तब हमारी दुनिया एक नई आभासी वास्तविकता बन जाएगी जहां सब कुछ है, बस मौत नहीं? इन सभी सवालों के बीच सबसे पेचीदा प्रश्न है, क्या अमरता से जुड़ी यह दौड़ हमें बेहतर बना रही है या केवल शक्ति के नए केंद्र बना रही है? क्या यह विज्ञान का उत्कर्ष है या मानव अहंकार का विस्तार? बहुत से तकनीकविद और उद्योगपति मानते हैं कि अमरता ही वह अगला कदम है जो इंसान को ईश्वर के समकक्ष खड़ा कर देगा। लेकिन वही दूसरी ओर कई दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारक इसे विनाश की ओर बढ़ता हुआ मार्ग मानते हैं। वे कहते हैं कि जब इंसान मृत्यु को जीतने का दावा करता है, तब वह जीवन की कोमलता और सुंदरता को खो देता है। हमारी संस्कृति, कला, कविता और दर्शन, ये सभी मृत्यु की उपस्थिति से ही जन्म लेते हैं। अमरता, चाहे वह जैविक हो या डिजिटल, इस संतुलन को तोड़ सकती है। इसीलिए जरूरी है कि हम अमरता की इस खोज को सिर्फ तकनीक या विज्ञान के चश्मे से न देखें, बल्कि उसे एक गहरी जिम्मेदारी के साथ समझें, एक ऐसी जिम्मेदारी जो हमारी चेतना, समाज और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को परिभाषित करेगी। अब जब इंसान अमरता के इतने करीब पहुंच चुका है, तो यह सवाल भी उठना स्वाभाविक है कि क्या इंसान अब भी खुद को वही प्राणी मानेगा जो हजारों वर्षों से मृत्यु और समय के दायरे में बंधा हुआ था? क्या एक अमर इंसान को अब धर्म, संस्कृति या परंपराओं की जरूरत होगी? आज जिन रीति रिवाजों, कर्मकांडों और विचारधाराओं ने हमें जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद की है, क्या वे उस समय प्रासंगिक रह पाएंगे जब मृत्यु ही नहीं रहेगी? जब मृत्यु न रहे, तब शोक की भावना, प्रार्थनाओं की गहराई, मोक्ष की अवधारणा और पुनर्जन्म की आशा, ये सब धीरे धीरे खोने लगेंगी। यही कारण है कि अमरता की इस यात्रा में एक और बड़ा खतरा यह है कि हम अपने मानवीय स्वरूप को भूल न जाएं। इंसान केवल हड्डियों और कोशिकाओं का ढांचा नहीं, बल्कि एक भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक अस्तित्व है, जिसे केवल तकनीक से परिभाषित नहीं किया जा सकता। लेकिन यदि चेतना को मशीनों में ट्रांसफर कर दिया जाए, और अगर वो चेतना बिना भावना के, केवल तर्कों और एल्गोरिथम्स के अनुसार व्यवहार करे, तो क्या वह सचमुच इंसान कहलाने योग्य होगी? दूसरी ओर, जब कोई व्यक्ति सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है, तो उसका ज्ञान, अनुभव और दृष्टिकोण इतना विशाल हो सकता है कि वह भविष्य की सभ्यताओं के लिए एक मार्गदर्शक की तरह बन जाए। लेकिन सवाल फिर वही उठता है, क्या ऐसा अमर व्यक्ति सत्ता का केंद्र नहीं बन जाएगा? क्या वह अपनी सोच को नियम बना देगा और आने वाली पीढ़ियों की स्वतंत्रता को सीमित कर देगा? जब कोई मरता नहीं, तब समाज में नए विचारों और क्रांतियों की जगह स्थिरता और निरंतरता ले लेती है। लेकिन इतिहास ने दिखाया है कि हर समाज को समय समय पर बदलाव की जरूरत होती है, एक नई सोच, एक नई ऊर्जा। अगर सब कुछ एक ही चेतना के इर्द गिर्द घूमता रहेगा, तो क्या समाज जड़ता में नहीं डूब जाएगा?
यही कारण है कि कुछ वैज्ञानिक अमरता को एक विकल्प मानते हैं, अधिकार नहीं। वे मानते हैं कि अमरता का चुनाव केवल वही व्यक्ति करे जो इस जिम्मेदारी को समझे, क्योंकि यह केवल जीवन को बढ़ाने का नहीं बल्कि सभ्यता की दिशा तय करने का विकल्प है। और सोचने की बात यह भी है कि अमरता सिर्फ इंसान के लिए ही क्यों हो? क्या जब यह तकनीक पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी तब अमीर लोग, शक्तिशाली सरकारें और सैन्य संस्थान इसका उपयोग केवल अपने फायदे के लिए नहीं करेंगे? हो सकता है कि अमर सैनिक तैयार किए जाएं, जो युद्धों में बार बार भेजे जाएं बिना थके, बिना मरे। हो सकता है कि कुछ कंपनियां अमर कर्मचारियों की मांग करें, जिन्हें कभी रिटायर नहीं होना पड़े। इस तकनीक का दुरुपयोग जितना आसान होगा, उतना ही खतरनाक भी। इससे पहले कि अमरता की चाबी मानवता के हाथ में आए, यह जरूरी है कि एक वैश्विक नैतिक ढांचा तैयार हो जो यह सुनिश्चित करे कि इसका इस्तेमाल सिर्फ चिकित्सा, अनुसंधान और मानवता के उत्थान के लिए हो, न कि सत्ता, युद्ध और नियंत्रण के लिए। क्योंकि जब इंसान को मृत्यु से मुक्त कर दिया जाएगा, तब वह केवल जीवन को ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड को अपने हाथों में लेने की कोशिश करेगा। और अगर उस समय हमारे पास नैतिकता, करुणा और जिम्मेदारी नहीं होगी तो शायद हम अमर तो बन जाएंगे, लेकिन इंसान नहीं रह पाएंगे। अमरता का सपना, यह वह विचार है जिसने सदियों से इंसान की कल्पना, दर्शन और विज्ञान को प्रेरित किया है। यह वह प्रश्न है जिसने संतों को तपस्या कराई, वैज्ञानिकों को प्रयोगशालाओं में झोंक दिया और अब आधुनिक तकनीक को एक ऐसी दिशा में धकेल दिया है जहां मृत्यु केवल एक ऑप्शन बनती जा रही है। लेकिन इस पूरी यात्रा के अंत में हमें एक बहुत ही गहरे सवाल का सामना करना पड़ता है। अगर हम कभी नहीं मरते तो क्या हम सच में जी पाएंगे? क्योंकि इंसान की सारी सुंदरता, उसकी कविताएं, कला, रिश्ते और यहाँ तक कि उसकी दया, उसकी सीमितता से ही जन्म लेते हैं। हम प्रेम करते हैं क्योंकि हमें मालूम होता है कि समय सीमित है। हम एक दूसरे को थामते हैं क्योंकि पता होता है कि कल सब बदल सकता है। और हम अपने सपनों को साकार करने की हिम्मत करते हैं क्योंकि हमें मालूम होता है कि जीवन अनंत नहीं है। यदि हमसे मृत्यु का भय ही हटा दिया जाए तो क्या इन सभी भावनाओं का मूल्य वैसा ही रह पाएगा? जब कोई सीमा न हो तो प्रेरणा कहाँ से आएगी? आज की वैज्ञानिक क्रांति हमें एक ऐसे मोड़ पर ले आई है जहां हमें सिर्फ तकनीकी सवाल नहीं बल्कि मानवीय सवाल पूछने की जरूरत है। क्या अमरता का अधिकार सबको होगा या सिर्फ अमीरों को? क्या यह समाज में नई असमानता पैदा नहीं करेगा? और अगर भविष्य में कोई सरकार या कॉरपोरेट संगठन इस तकनीक को नियंत्रित करता है तो क्या वह जीवन को भी नियंत्रित नहीं करेगा? हम पहले ही देख चुके हैं कि कैसे सोशल मीडिया, डेटा और एल्गोरिदम ने हमारी सोच को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अब अगर हमारे जीवन और मृत्यु का कंट्रोल भी उन्हीं के हाथ में चला गया तो हम किस हद तक स्वतंत्र रहेंगे? हम यह नहीं भूल सकते कि इंसान केवल जीवित रहने के लिए नहीं बना है, वह अनुभव करने, महसूस करने और सीखने के लिए बना है। और अमरता, अगर उसे गलत तरीके से साधा गया तो यह हमें मशीनों में बदल सकती है, ऐसे अस्तित्वों में जो केवल कार्य करते हैं लेकिन महसूस नहीं। इसलिए आज सबसे जरूरी है कि हम यह तय करें कि हम अमर क्यों बनना चाहते हैं। क्या यह केवल मृत्यु के भय से भागना है, या यह उस ज्ञान, प्रेम और करुणा को संजोने की इच्छा है जो हमारी पीढ़ियों को बेहतर बना सके? अमरता केवल शरीर या दिमाग की सुरक्षा नहीं है, यह एक जिम्मेदारी है, मानवता के भविष्य को सही दिशा देने की जिम्मेदारी। और अगर हम इस रास्ते पर बढ़ते हुए अपने नैतिक मूल्यों, करुणा और आत्मसंयम को साथ ले जाएं, तो शायद हम न सिर्फ अमर होंगे बल्कि बेहतर भी। लेकिन यदि हम इस यात्रा को केवल शक्ति, नियंत्रण और भय के साथ तय करते हैं तो हो सकता है कि हम कभी मरें न पर जीवन का अर्थ खो बैठें। यह वीडियो सिर्फ विज्ञान नहीं,
एक चेतावनी है, एक आईना है जो हमें हमारे भविष्य की झलक दिखाता है। इन्वेस्ट IQ के दर्शकों के लिए यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक विचार है। इसलिए वीडियो के अंत में यही संदेश जरूरी है, अमरता की दौड़ में खुद को मत खो देना, क्योंकि जो इंसान होना छोड़ दे वो चाहे जितना भी जिए असल में मर चुका होता है। तो दोस्तों, क्या अमरता वाकई वरदान है, या ये एक ऐसा भ्रम है जो हमें खुद इंसान होना ही भुला सकता है? आपने देखा कि कैसे विज्ञान, टेक्नोलॉजी और मानव इच्छा मिलकर उस सीमा को पार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसे सदियों से अटल माना गया था, मृत्यु। लेकिन सवाल सिर्फ यह नहीं है कि हम अमर हो सकते हैं या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या हमें होना चाहिए। अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर गया हो तो लाइक जरूर करें, और अगर आप भी ऐसे ही छुपे हुए, गहरे और वैज्ञानिक तथ्यों को समझना चाहते हैं तो इन्वेस्ट IQ चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर आपके पास अमर होने का मौका हो तो क्या आप वो मौका लेना चाहेंगे, या फिर आप जीवन को उसकी सीमाओं के साथ ही स्वीकार करना पसंद करेंगे। और याद रखिए, ज्ञान वो ताकत है जो सिर्फ हमें बदलती नहीं बल्कि पूरे समाज को जागरूक बनाती है। इन्वेस्ट IQ, जहां सवाल गहरे होते हैं और जवाब और भी ज्यादा चौंकाने वाले। फिर मिलेंगे एक नए रहस्य, एक नए सच और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और सतर्क रहिए।